आज के इस लीगल वीडियो के टॉपिक में हम भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 के अंतर्गत आने वाले सुखाचार का सामान्य परिचय, परिभाषा एवं इसके आवश्यक तत्वों का अध्ययन करेंगे। भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 सामान्य। यह अधिनियम भारतीय सुखाचार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसे सन 1882 में बनाया गया अर्थात अधिनियमित किया गया और यह 1 जुलाई 1882 से लागू है। मद्रास, कुर्ग तथा मध्य प्रदेश में तो 1 जुलाई 1882 से ही इसे लागू कर दिया गया, किंतु उत्तर प्रदेश, बॉम्बे, दिल्ली तथा अन्य प्रांतों में इसको सन 1891 से विस्तारित किया गया। वर्तमान में इसमें 6 अध्याय और 64 धाराएं हैं। अध्याय 1 से 5 तक अर्थात धारा 4 से 51 सुखाधिकार से संबंधित हैं तथा अध्याय 6 धारा 52 से 64 तक अनुज्ञप्ति लाइसेंस से संबंधित हैं। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम से संबंधित मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। धारा 4 सुखाधिकार की परिभाषा। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 की धारा 4 में सुखाधिकार को परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि सुखाधिकार एक स्वत्व है जिसे किसी भूमि का स्वामी या दखल रखने वाला उस भूमि के हितकर उपभोग के लिए किसी दूसरे की भूमि में या भूमि पर या भूमि के संबंध में कुछ करने या निरंतर करते रहने या किए जा रहे कार्य को रोकने के लिए प्राप्त करता है। इसे उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे ए का मकान बी के प्लाट से सटा हुआ है और वह बी के प्लाट से होते हुए पिछले 20 वर्षों से उस सड़क पर आ और जा रहा है। अब इसे ए बी के प्लाट से आने जाने के लिए मार्गाधिकार प्राप्त हो गया है। अब यह एक प्रकार का सुखाधिकार है जो चिरभोग के द्वारा प्राप्त हुआ है। उपरोक्त रेखा चित्र में ए को अधिभावी स्वामी तथा बी को अधिसेवी स्वामी कहा जाता है। इसी प्रकार ए के मकान को अधिभावी दाय तथा बी के मकान को अधिसेवी दाय कहा जाता है। नोट नंबर 2 धारा 4 में एक स्पष्टीकरण भी जुड़ा हुआ है जिसमें कहा गया है कि भूमि का जो सामान्य अर्थ है वह तो है ही, लेकिन भूमि में वे सभी चीजें भी शामिल हैं जो भूमि में स्थायी रूप से लगी हुई हैं। बी पॉइंट है हितकर उपयोग। हितकर उपभोग संभाव्य सुविधाएं, दूरस्थ लाभ तथा एकमात्र सुखप्रद वस्तुएं भी सम्मिलित हैं। सी पॉइंट है कुछ करने का मतलब है कि उस जमीन से मिट्टी आदि ले जाकर उपयोग करना या वहां कोई चीज उगी हुई हो तो उसे ले जाकर उपयोग करना या कोई चीज पड़ी हो तो उसका उपयोग करना। इसकी प्रॉब्लम समस्या जो आती है इसमें जान लेते हैं। धारा 4 में जो दृष्टांत अर्थात इलस्ट्रेशन दिए गए हैं उनमें दृष्टांत ए बी सी डी में सुखाधिकार है तथा दृष्टांत ई और एफ में सुखाधिकार नहीं है। सुखाधिकार के आवश्यक तत्व। सुखाधिकार के आवश्यक तत्व व शर्तें निम्न है। सुखाधिकार के निम्नलिखित आवश्यक तत्व होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति के पक्ष में सुखाधिकार की स्वीकृति को करते समय न्यायालय को इन आवश्यक शर्तों की पूर्ति को देखना चाहिए। नंबर 1 अधिभावी दाय। अधिभावी संपत्ति प्रधान संपत्ति भी कहा जाता है। सुखाधिकार की प्राप्ति के लिए कम से कम 2 अचल संपत्तियों का होना आवश्यक है। इसी में से अधिभावी दाय उस संपत्ति को कहते हैं जिसे दूसरी संपत्ति पर कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होता है। उदाहरण जैसे उपरोक्त उदाहरण में ए का मकान अधिभावी दाय है। यह वही संपत्ति होती है जिसके हितकर उपभोग के लिए उपरोक्त स्वत्व विद्यमान होता है। अधिभावी दाय को अधिभावी संपत्ति या प्रधान संपत्ति भी कहा जाता है। नंबर 2 पॉइंट है अधिसेवी दाय। अधिसेवी संपत्ति अधीनस्थ दाय भी कहते हैं। यह वह संपत्ति होती है जिस पर कुछ दायित्व आरोपित किए जाते हैं। जैसे उदाहरण में बी का प्लाट अधिसेवी दाय है। अधिसेवी दाय को अधिसेवी संपत्ति या अधीनस्थ दाय या अधीनस्थ संपत्ति भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है अधिभावी स्वामी। अधिभावी दाय के स्वामी या अधिभोगी को
अधिभावी स्वामी कहा जाता है। जैसे उपरोक्त उदाहरण में ए अधिभावी स्वामी है, इसी को प्रधान स्वामी भी कहा जाता है। नंबर 4 पॉइंट है अधिसेवी स्वामी। अधिसेवी दाय के स्वामी को या अधिभोगी को अधिसेवी स्वामी कहा जाता है। जैसे उपरोक्त उदाहरण में बी अधिसेवी स्वामी है, इसी को अधीनस्थ स्वामी भी कहा जाता है। नंबर 5 पॉइंट है समीपता आवश्यक नहीं। सुखाधिकार की प्राप्ति के लिए दोनों संपत्तियों का समीप या नजदीक या सटा होना जरूरी नहीं है, किंतु अमेरिका और इंग्लैंड में दोनों संपत्तियों का सटा होना आवश्यक है, तभी सुखाधिकार मिलेगा, अन्यथा नहीं। नंबर 6 पॉइंट है प्राप्ति का समय। व्यक्तिगत संपत्ति के मामले में चिरभोग द्वारा सुखाधिकार तब प्राप्त हो जाता है जब 20 वर्षों तक लगातार उस संपत्ति का उपयोग किया जाए और संपत्ति के स्वामी की ओर से इस दौरान आपत्ति न की जाए। इसके अलावा यदि सरकारी संपत्ति पर चिरभोग द्वारा सुखाधिकार प्राप्त करना है तो वहां पर उसका लगातार 30 वर्षों तक उपभोग किया जाना चाहिए और इस दौरान सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की आपत्ति न की गई हो। इसके अलावा यदि प्रथा द्वारा सुखाधिकार प्राप्त किया जा रहा है तो उस प्रथा को स्मरणातीत होना चाहिए। अगला पॉइंट है संपत्तियां अलग अलग। सुखाधिकार तभी प्राप्त हो सकता है जब दोनों संपत्तियां अलग अलग हों। तात्पर्य यह है कि अपनी ही संपत्ति पर सुखाधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। इसमें एक वाद आया था श्री V.S. देवनाथम बनाम बी कनक लक्ष्मी। इस मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह निर्णित किया कि किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति पर सुखाधिकार नहीं दिया जा सकता, अर्थात सुखाधिकार तभी दिया जा सकता है जब दोनों संपत्तियां अलग अलग हों। इसी प्रकार एक अगला वाद आया था राधिका नारायण एवं अन्य बनाम श्रीमती चंद्रा देवी एवं अन्य। इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि प्राप्ति का आवश्यक यह है कि अधिभावी दाय और अधिसेवी दाय दोनों अलग अलग हों। अगला पॉइंट है हितकारी उपभोग। सुखाधिकार तभी प्राप्त हो सकता है जब उसे देने में अधिभावी दाय का हितकर उपभोग हो। हितकर उपभोग में संभावित सुविधाएं, दूरस्थ लाभ या एकमात्र सुखद या सुखप्रद वस्तुएं शामिल होती हैं। अगला पॉइंट है स्वीकारात्मक या नकारात्मक। सुखाधिकार सकारात्मक या नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। जब यह स्वीकारात्मक होता है तो अधिभावी स्वामी अधिसेवी स्वामी की संपत्ति पर कुछ करता है, जैसे आना जाना, वहां से मिट्टी लाकर खिलौने बनाना आदि स्वीकारात्मक सुखाधिकार है। इसके अलावा जब यह नकारात्मक होता है तो अधिभावी स्वामी अधिसेवी स्वामी को कुछ करने से रोक देता है, जैसे नाली पाटने से रोकना, कुआं पाटने से रोकना, तालाब पाटने से रोकना आदि नकारात्मक सुखाधिकार है। अगला पॉइंट है स्वामी पृथक पृथक। अधिभावी स्वामी और अधिसेवी स्वामी दोनों अलग अलग होना चाहिए, तभी वैध सुखाधिकार की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।